हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और उनके टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था। पार्ट 2 के वीडियो में हमने केमिकल इक्वेशन को लिखना और उनको बैलेंस करना सीखा था। आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट 3 वाले वीडियो में हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इनका हमारे डेली लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है उसको देखेंगे। जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, जहां हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन जाके ऐड होता है, अगर ऑक्सीजन ऐड हो गया तो उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। या फिर अगर ऑक्सीजन नहीं है, पहले हाइड्रोजन था एंड देन हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो भी हम इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। और रिडक्शन किसे कहेंगे, अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन था और रिएक्शन के बाद वो ऑक्सीजन अलग हो गया, ऑक्सीजन उससे बाहर निकल गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहेंगे, रिडक्शन। या फिर अगर हाइड्रोजन आकर के ऐड होता है तो भी हम उसे क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं इसको। अगर कार्बन है और इसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, देन ये क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि पहले कार्बन अकेला था, कार्बन के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं था। रिएक्शन के बाद इस कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है। एक और एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस रिएक्ट करने के बाद ये HCl का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि क्लोरीन के पास रिएक्शन से पहले हाइड्रोजन नहीं था, हाइड्रोजन अलग था, लेकिन रिएक्शन के बाद इस क्लोरीन में आके हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हुआ, ऐड हो गया। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्लियर है। कुछ और एग्जांपल्स के साथ हम समझते हैं। कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड करने के बाद यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, यह कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और वाटर का फॉर्मेशन करेगा प्लस कॉपर को अलग करेगा। ठीक है। यहाँ हम देखते हैं रिएक्शन से पहले कॉपर के पास ऑक्सीजन था। ध्यान देंगे, रिएक्शन से पहले कॉपर के पास क्या था, ऑक्सीजन था। रिएक्शन के बाद क्या कॉपर के पास ऑक्सीजन है, नहीं है। तो इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। लेकिन साथ ही साथ अगर हम यहाँ देखें कि हाइड्रोजन जो है इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, रिएक्शन से पहले इसके पास ऑक्सीजन नहीं था और रिएक्शन के बाद इसमें ऑक्सीजन आकर के ऐड हो गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। क्लियर है। इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानेंगे।
और ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, इस तरह के रिएक्शन को क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। रेड वर्ड जो है रिडक्शन के लिए और ऑक्स वर्ड ऑक्सीडेशन के लिए यूज होगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। एक साथ अगर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। क्लियर है? चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जिसमें हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता करना है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बेसिकली इसमें से क्या पूछे जाते हैं कि इसमें से बताना है आपको कि कौन से सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुए हैं, कौन से सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुए हैं, इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किन बेसिस पे हम लोग पता लगाते हैं इसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पता कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ और रिडक्शन कहाँ हुआ है। ओके, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे रिएक्शन से पहले हमें हमेशा इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि या तो हम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड के बारे में बात करें, या हम सब्सटेंस रिड्यूस्ड के बारे में बात करें, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात करें, या रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करें। हमारा कोई भी क्वेश्चन का आंसर होगा वो हमेशा रिएक्टेंट साइड से होगा, प्रोडक्ट साइड का कोई भी आंसर नहीं होता है। हमसे पूछा गया कौन ऑक्सीडाइज हुआ, तो इन दोनों में से कोई बाद में जाके ऑक्सीडाइज हुआ होगा। ठीक है, तो बाद का नहीं बताना है, हमें बताना है कौन हुआ। तो कौन का मतलब रिएक्टेंट साइड। कौन रिड्यूस हुआ, इसी साइड में से कोई रिड्यूस हुआ होगा जा करके। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस सब्सटेंस को कहते हैं जो ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो इसी साइड में किसी ने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया होगा तो ऑक्सीडेशन हुआ होगा, या हाइड्रोजन रिमूव किया होगा तो ऑक्सीडेशन हुआ होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव्स हाइड्रोजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं? द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन और गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे पता करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो रिएक्शन से पहले सल्फर के पास हाइड्रोजन था। आपको ध्यान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे ही देना है। तो अगर यहाँ हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन किसके साथ है? सल्फर के साथ। रिएक्शन के इस साइड देखिए, सल्फर को ढूंढिए, कहाँ है सल्फर? यहाँ। क्या सल्फर के साथ हाइड्रोजन है? नहीं है। रिएक्शन से पहले हाइड्रोजन था और रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन का बाहर निकलना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लियर? अगर हम यहाँ पे देखें सर, क्लोरीन है और क्लोरीन को अगर रिएक्टेंट साइड हम चेक करें तो क्लोरीन में जाके हाइड्रोजन ऐड हो गया। रिएक्शन से पहले हाइड्रोजन नहीं था, रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन ऐड हो गया है। तो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। क्लियर है? तो ये एग्जांपल रिडॉक्स रिएक्शन का है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। क्लियर है? अब यहां आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? यहां आपसे पूछा जाएगा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन है, सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। सबसे पहले अगर हम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड की बात करें तो आप ढूंढ लीजिए ऑक्सीडेशन किसमें हुआ है? H2S का ही तो ऑक्सीडेशन हुआ है। तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज किया है? H2S। ध्यान रखना है, रिएक्टेंट साइड का लिखना है, ऐसा नहीं कि आप S लिख देंगे। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन है? H2S। सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन है? तो रिडक्शन किस में हुआ है? Cl2 में हुआ है। तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन होगा? Cl2 होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब है कि जिसके वजह से ऑक्सीडेशन हुआ हो। आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि अगर क्लोरीन नहीं होता तो यह क्या हाइड्रोजन हटता यहाँ से? हाइड्रोजन हट के क्लोरीन के पास ही तो गया है। अगर क्लोरीन नहीं होता तो हाइड्रोजन को कोई लेता नहीं, और अगर हाइड्रोजन को लेता नहीं, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव नहीं होता तो ऑक्सीडेशन नहीं होता। यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसके वजह से हुआ है? क्लोरीन के वजह से। क्लियर? तो क्लोरीन को क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
और H2S को क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है इसको समझने में तो आप सिंपली यही समझिएगा कि आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पहचान कर लेना है। जो सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीडेशन होगा वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा, जिसमें रिडक्शन होगा वो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आप इस वर्ड को ध्यान से याद रखिएगा हमेशा, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यानी सब्सटेंस और एजेंट जो है एक दूसरे का उल्टा होगा। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर है? और आपको देखते देखते समझ में भी आ जाएगा, लेकिन आप एग्जाम में गलती ना करें इसके लिए मैंने आपको ऐसा बता दिया है। नेक्स्ट इस रिएक्शन में हम देखते हैं जिंक ऑक्साइड है, यानी यहाँ ऑक्सीजन किसके साथ लगा हुआ है, जिंक के साथ। तो जिंक को जरा हम इधर ढूंढते हैं, यहाँ पे रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन नहीं है, रिएक्शन से पहले ऑक्सीजन था, रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन नहीं है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रिडक्शन। ऑक्सीजन रिमूव हो गया ना तो रिडक्शन कहलाएगा। कार्बन को अगर हम चेक करें तो रिएक्शन से पहले कार्बन अकेला है, लेकिन रिएक्शन के बाद इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हुआ, इस तरह के रिएक्शन को क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन है, सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो सबसे पहले सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन ढूंढिए, कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, किसमें हुआ, कार्बन में हुआ। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन हो गया, कार्बन। सब्सटेंस रिड्यूस्ड का बात करें, रिडक्शन ढूंढिए, किसमें हुआ, रिएक्टेंट साइड, जिंक ऑक्साइड में हुआ, तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन हो गया, जिंक ऑक्साइड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जिसने ऑक्सीजन दिया हो, यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के वजह से हुआ ना, यहाँ पे हाइड्रोजन के वजह से हुआ था, इस एग्जांपल में ऑक्सीजन के वजह से हुआ है, तो जिसने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप ध्यान से देखिए ऑक्सीजन किसने प्रोवाइड की, ऑक्सीडेशन यहाँ हुआ है, कार्बन में जाके ऑक्सीजन ऐड हो गया इसलिए ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन इसको ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन दिया कौन, आप इस रिएक्शन में देखिए ऑक्सीजन कौन दिया, जिंक ऑक्साइड दिया। अगर जिंक ऑक्साइड ना होता तो ऑक्सीजन भी नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता तो कार्बन को कोई ऑक्सीजन देने वाला नहीं होता, यानी कि कार्बन को ऑक्सीजन कहाँ से मिला, जिंक ऑक्साइड से मिला। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, जिंक ऑक्साइड, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, जो बच गया, कार्बन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है कार्बन वो रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन, और जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड है जिंक ऑक्साइड वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिंक ऑक्साइड। क्लियर है? तो बहुत आसान है, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आसानी से इसको समझा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, आप रिएक्शन के बाद ढूंढिए उधर कि सल्फर के साथ ऑक्सीजन है, सल्फर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, सल्फर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। यहां पे चेक कीजिए, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन दिखाई पड़ रहा है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था और यहाँ ऑक्सीजन है, तो यानी यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने को मिल रहा है, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। यहाँ पे भी अगर हम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड की बात करें, सिंपली सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड की बात करें तो ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड क्या हो गया, H2S। अगर हम सब्सटेंस रिड्यूस्ड की बात करें तो रिडक्शन कहाँ हुआ है, SO2 में, तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन हो गया, SO2। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो जहाँ रिडक्शन हुआ है SO2 में, तो ये जहां रिडक्शन हुआ है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जहां ऑक्सीडेशन हुआ है ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? तो अगर इस रिएक्शन में आपको बताना है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन है, जल्दी बताइए, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन है,
तो जहाँ ऑक्सीडेशन हुआ H2S, ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है। सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन है? जहाँ रिडक्शन हुआ SO2, ये सब्सटेंस रिड्यूस्ड है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट वर्ड आ गया तो जिसमें रिडक्शन हुआ होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रिडक्शन हुआ SO2 में तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो जहां ऑक्सीडेशन हुआ होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट यानी H2S रिड्यूसिंग एजेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन सल्फाइड में अगर हमने आयोडीन डाला तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड बना और सल्फर बना। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि सल्फर के साथ पहले हाइड्रोजन था, सल्फर के साथ अभी हाइड्रोजन नहीं है, यानी रिमूवल हो गया किसका? हाइड्रोजन का। एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं ना। यहाँ पे देखिए आयोडीन था, आयोडीन के साथ कुछ नहीं है, लेकिन रिएक्शन के बाद हमको दिख रहा है कि आयोडीन के पास हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। बस यही दो बात तो आपको याद रखना है। क्लियर? तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुआ। तो यहाँ पे भी चलिए बात करते हैं, अगर हम लोग सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड की, सब्सटेंस रिड्यूस्ड की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का, तो देखते हैं क्या होता है। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन जहां हुआ वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा। ऑक्सीडेशन कहां हुआ है? H2S में, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड क्या हो जाएगा? H2S। सब्सटेंस रिड्यूस्ड की बात करें तो जहां रिडक्शन हुआ है, लेकिन रिएक्टेंट साइड, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, तो रिडक्शन किस में हुआ? I2 में, तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड क्या हो गया? I2 हो गया। अगर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होता है जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट वही होता है जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया? I2 हो गया, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? H2S हो गया। क्लियर है? चलिए एक दो क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। अगर हम लोग कॉपर ऑक्साइड की बात करें तो कॉपर के बाद ऑक्सीजन दिख रहा है, लेकिन रिएक्शन के बाद कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। और यहाँ हाइड्रोजन अकेला था, लेकिन रिएक्शन के बाद उसमें हमको ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ दिख रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। हुआ ना? तो यहाँ पे अब हम लोग इजीली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता लगा पा रहे हैं। तो अगर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड की बात करें, सब्सटेंस रिड्यूस्ड की बात करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, तो देखते हैं क्या है। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन है? जहां ऑक्सीडेशन हुआ यानी H2। सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन है? जहां रिडक्शन हुआ मतलब कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा, रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया? कॉपर ऑक्साइड। कैसे? आखिर क्यों ऐसा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर ऑक्साइड क्यों है? क्योंकि इस रिएक्शन में जो भी ऑक्सीडेशन हुआ कहाँ हुआ है? H2 में आकर के O जुट गया। तो इस H2 में O जुटने के लिए O दिया किसने? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं? द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन। तो इसको कौन दिया ऑक्सीजन? ऑब्वियस है कि कॉपर ऑक्साइड दिया। कॉपर ऑक्साइड के पास ही ऑक्सीजन था तो वही देगा। तो ये इसी ने ऑक्सीजन दिया, इसलिए ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? H2। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम्स में आने ही आने हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन से। और आपको ये चारों में से पहचान करना कि इस रिएक्शन में कौन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्किप नहीं करिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, मैंगनीज के पास यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन है। रिएक्शन के बाद हमको दिख रहा है कि मैंगनीज के पास ऑक्सीजन नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो ऑक्सीजन के रिमूवल को क्या कहेंगे? रिडक्शन। क्लियर? हमको हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे आकर के ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्लियर? यहाँ पे भी देखते हैं हम लोग क्या सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस्ड है। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट।
तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन होगा, जहाँ ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन हुआ HCl में तो यहाँ HCl। आपको ये नंबर ऑफ कोफिशिएंट आपको लिखने का जरूरत नहीं है, 4 5 2 3, ठीक है, आपको सिर्फ नाम लिखना है। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड क्या हो गया, HCl। सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन हुआ, जहाँ रिडक्शन हुआ, यानी MnO2 क्या हो गया, ये सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, MnO2, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया, HCl। क्लियर है। इन रिएक्शन से आई होप कि आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आसानी से समझ में आ गया होगा। तो कुछ होम असाइनमेंट भी है, आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाकर के होम असाइनमेंट डाउनलोड कर लीजिए और उसको बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, घर में ज़रूर बनाइए, ठीक है, इससे आपका स्किल्स डेवलप होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर एवरीडे लाइफ, यानी हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन की वजह से क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन होता है, हाँ, बहुत सी एग्जाम्पल्स है जहाँ ऑक्सीडेशन होता है। सबसे मेन है हमारा रेस्पिरेशन, हम जो सांस ले रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के ऑक्सीडेशन होने की वजह से ही हमें एनर्जी मिल रही है। लेकिन और क्या प्रभाव पड़ता है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, इसी को अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑक्सीडेशन का जो सबसे 2 कॉमन इफेक्ट है वो है, पहला कोरोजन ऑफ मेटल, यानी मेटल के सरफेस का खराब होना, और दूसरा क्या है, रैंसिडिटी ऑफ फूड। रैंसिडिटी ऑफ फूड यानी खाने में फाउल स्मेल आना, मतलब खाना का खराब होना वो बैक्टीरियल एक्शन की वजह से नहीं, जो खाना खट्टा हो जाता है उसे रैंसिडिटी नहीं कहते हैं। रैंसिडिटी का मतलब ऐसा फूड मटेरियल जो छना हुआ हो, जिसमें ऑयल्स या फैट्स हो, और वो जब ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो उनका टेस्ट और स्मेल थोड़ा चेंज हो जाता है, इसी को रैंसिडिटी ऑफ फूड कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कोरोजन ऑफ मेटल। कोरोजन ऑफ मेटल का मतलब, कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल सरफेस आर ग्रेजुअली ईटेन अप, धीरे धीरे उसको खाया जाता है। कौन खाता है, हम लोग नहीं खाते हैं। आर ग्रेजुअली ईटेन अप बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस लाइक एसिड वगैरह। मतलब किसी भी वजह से अगर मेटल का सरफेस खराब हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, कोरोजन कहेंगे। क्लियर है। कोरोजन कैसा होता है, अलग अलग मेटल्स में अलग अलग रीजन्स होते हैं उसके, और कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और रैंसिडिटी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स कॉजिंग अनप्लेजेंट टेस्ट एंड स्मेल। ठीक है, यानी एरियल ऑक्सीडेशन की वजह से ऐसे फूड में जिनमें फैट्स और ऑयल्स होते हैं तो उनमें क्या हो जाता है, टेस्ट और स्मेल में चेंज आ जाता है, उसी को क्या कहते हैं, रैंसिडिटी ऑफ फूड कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोरोजन ऑफ मेटल। तो सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम है कोरोजन ऑफ मेटल का, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे में जंग लगना। लगता है ना, तो लोहा का सरफेस में जंग लगना क्या कहलाएगा, रस्टिंग कहलाएगा। सभी मेटल को रस्टिंग नहीं कहते हैं, आयरन के कोरोजन को रस्टिंग कहते हैं, है ना। तो रस्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, रस्टिंग के प्रोसेस में होता ये है कि जो आयरन होता है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और 2x मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ कंबाइन करता है, तो ये क्या बनाता है, Fe2O3.XH2। इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। आयरन में कौन सा आयरन, जिसकी वैलेंसी 3 है, यानी फेरस या फेरिक, फेरिक, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कह सकते हैं, या फिर हम लोग आयरन 3 सिंपली कह सकते हैं, आयरन 3 ऑक्साइड, है ना। हाइड्रेटेड इसलिए क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी एडेड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि रस्टिंग के लिए कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं। आयरन को क्या चाहिए, ऑक्सीजन मतलब एयर चाहिए, और वाटर का कुछ मॉलिक्यूल चाहिए मतलब मॉइस्चर चाहिए। इसका मतलब रस्टिंग होने के लिए 2 फैक्टर काम करते हैं। अगर ड्राई एयर हो, खुले एयर में अगर हम लोग रख दे आयरन को और एयर मॉइस्चर ना हो तो रस्टिंग नहीं होगा। या मेटल को ऐसे पानी में रखें जहाँ पे ऑक्सीजन डिजॉल्व ना हो तो भी रस्टिंग नहीं। ऐसा नहीं है कि पानी में रखने से लोहा में जंग लग जाएगा, ऐसे जगह पे रहना जहाँ पे उसको ऑक्सीजन भी मिले और वाटर भी मिले, तो दोनों कंबाइन करने के बाद ही उसमें रस्टिंग होगा। क्लियर है। तो इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है डैम्प एयर, यानी नम,
है ना, बारिश के समय में जंग सबसे ज़्यादा लगता है क्योंकि जो एयर होते हैं, एयर के साथ एयर में मॉइस्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि रस्टिंग करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो रस्ट क्या हो गया, ये फॉर्मूला हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, यही क्या है, रस्ट है। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का, है ना, रेडिश ब्राउन कलर का पाउडरी सब्सटेंस बनता है आयरन की ऑक्सीडेशन की वजह से, इसी को हम क्या कहेंगे, रस्टिंग कहते हैं। तो रस्टिंग से बचने का क्या उपाय है, रस्टिंग से बचने का उपाय है, पहला क्या कर सकते हैं हम लोग, बाय पेंटिंग, है ना, लोहे के सरफेस को पेंट कर देंगे। तो मान लिया ये आयरन ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर अगर एयर आके कांटेक्ट करता है तो ये रस्ट बनाता है। तो अगर हम इसके ऊपर एक पतला सा लेयर लगा दें पेंट का, तो पेंट के लेयर की वजह से ये ऑक्सीजन या मॉइस्चर क्या होगा, आयरन के सरफेस से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा और रस्टिंग से बचा जा सकता है। दूसरा क्या कर सकते हैं, बाई ऑयलिंग या फिर ग्रीसिंग, ऑयलिंग या फिर ग्रीसिंग। हम लोग जनरली क्या करते हैं, बाइक में लुब्रिकेंट का यूज करते हैं, चेन में या साइकिल के चेन में ऑयलिंग करते हैं, या घर के दरवाजा खिड़की में भी। तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे भी सेम इसी तरीके का काम होता है, ऑयलिंग या ग्रीसिंग, एक लेयर बनाते हैं जिसके वजह से एयर मॉइस्चर का कॉन्टैक्ट डायरेक्टली मेटल के सरफेस के साथ नहीं हो पाता है। और हम क्या कर सकते हैं, बाई गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन क्या है, गैल्वनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन एन आयरन ऑब्जेक्ट। ये बहुत अच्छे से समझिए इस बात को कि किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर दिया जाता है, जिंक लेयर, जिंक मेटल का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है पतला सा, है ना। तो इसके ऊपर क्या कर दिया गया, एक जिंक मेटल चढ़ा दिया गया, तो इसके वजह से आयरन के साथ कॉन्टैक्ट नहीं होगा, है ना। तो ऐसा कहाँ एग्जाम्पल आप बताइए, साइकिल के रिम्स पे या घंटी पे, या बहुत सारे ऐसे चीज़ आपको दिखेंगे जो लोहा का होता है लेकिन वो शाइन कर रहा होता है ना, उसके ऊपर जिंक का एक लेयर लगा दिया जाता है। आजकल जिंक से ज़्यादा क्रोमियम का यूज होता है, क्रोमियम क्योंकि ज़्यादा चमकदार होते हैं, इसलिए बाथरूम आर्टिकल्स वगैरह जो होते हैं, नल हो गए, शावर हो गए, ये ज़्यादा चमकदार मिलते हैं आजकल। तो इसके ऊपर कौन सा मेटल लगा होता है, क्रोमियम। तो हम ये भी कर सकते हैं बाई क्रोमियम प्लेटिंग, क्रोमियम प्लेटिंग भी कर सकते हैं, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के वजह से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या किया जाता है कि एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को हाई रिएक्टिव एलिमेंट के ऊपर डिपॉजिट कर दिया जाता है। जैसे बहुत कॉमन सा एग्जांपल है आपके पास, आपने सुना होगा आपने सुना होगा चांदी के गहना पे सोने का पानी चढ़ाना। पानी चढ़ाना क्या होता है कि जो सिल्वर ऑर्नामेंट होता है उसके ऊपर गोल्ड का एक थिन लेयर चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि गोल्ड जो है वो लेस रिएक्टिव होता है, तो उसका एक लेयर चढ़ाने की वजह से सिल्वर जो है कोरोजन से बचा रह सकता है। क्लियर है। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे जरा आप ध्यान से सोच के देखिए कि अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, तो जिंक जो है ये आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है ना। ध्यान से समझिए, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कुछ ऐसा डिपॉजिट करना है जो लो रिएक्टिव हो, लेकिन यहाँ तो जिंक आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो फिर हम इसके ऊपर इसको चढ़ा के क्या कर सकते हैं, तब तो और ज़्यादा तेजी से कोरोड करेगा ना क्या। तो आपसे ये बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या कोरोजन हेल्पफुल हो सकता है, तो इसका जवाब भी होगा हाँ। इसका जवाब आपको ढूंढना है ना, कि जिंक अगर आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है फिर भी हम उसका डिपॉजिट क्यों करते हैं। ठीक है, ढूंढिए। अगर आपको आंसर मिलता है तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं मिलता है तो आप पूछिए, मैं कमेंट सेक्शन में आपको बताऊंगा, लेकिन गौर जरूर कीजिएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या कर सकते हैं, और हम एक काम कर सकते हैं बाई एलोइंग, है ना, यानी आयरन को किसी और मेटल या नॉन मेटल के साथ कंबाइन करके एलॉयज का फॉर्मेशन कर देंगे, तो भी हम लोग कोरोजन से बच सकते हैं। जैसे आयरन के अंदर निकेल, कोबाल्ट, कार्बन वगैरह का कुछ रेशियो मिला के स्टेनलेस स्टील बना लेते हैं, और स्टेनलेस स्टील में जंग
नहीं लगता है ना। तो एलॉइंग करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कोरोजन से बचा सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए, ये सारे आपका प्रिवेंशन है रस्टिंग से। कुछ और मेटल्स के अंदर भी कोरोजन हो सकता है और ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं कि और कौन से मेटल के अंदर रस्टिंग को हम कैसे पहचानेंगे। जैसे अगर हम बात करें सिल्वर के अंदर कोरोजन होने का, है ना, तो सिल्वर के ऊपर आपको कोरोजन कैसे पता चलेगा, एक ब्लैक लेयर दिखाई देगा। धीरे धीरे आप सिल्वर का अगर कोई ऑर्नामेंट देखते हो, ये यूज़ करते हो, तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो पुराना होने लगता है उसके ऊपर एक काला कलर का लेयर आने लगता है। ये ब्लैक लेयर होता है सिल्वर सल्फाइड का, है ना। तो सिल्वर सल्फाइड का लेयर बनता है जो कि सिल्वर मेटल का कोरोजन को बताता है। अगर हम कॉपर का बात करें तो कॉपर मेटल का कोरोजन कैसे पता चलेगा, तो अगर आपने तांबा का सिक्का देखा होगा या आपके घर में तांबा का बर्तन होगा, तो आप तांबा के बर्तन पे देखिएगा कि उसकी एजेस पे हल्का हल्का ग्रीन कलर का एक लेयर बनना स्टार्ट हो जाता है ना। तो वो जो ग्रीन लेयर होता है वही कोरोजन करता है कॉपर का। तो ग्रीन लेयर किसका होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड डॉट कॉपर कार्बोनेट का, है ना। कॉपर हाइड्रोक्साइड डॉट कॉपर कार्बोनेट का ये एक लेयर बनता है जो ग्रीन कलर दिखता है। अच्छा, आप सबने स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा है? नहीं, मतलब असली में जरूरी नहीं है, बुक्स में, फोटोज में, फोन में, कहीं पे भी उसका कलर कैसा होता है, ग्रीनिश दिखाई पड़ता है ना। लेकिन जब स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया गया था तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कॉपर, प्योर कॉपर का बना हुआ, और कॉपर का कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर का, है ना, रेड कलर का। लेकिन वो धीरे धीरे मॉइस्चर की वजह से, एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से वो कैसा हो गया, ग्रीन कलर का। यानी जो आपका खूबसूरत सा स्टैचू ऑफ लिबर्टी ग्रीन कलर का दिखता है वो ग्रीन हो चुका है कोरोजन की वजह से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी के बारे में हमने बात किया, द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स मार्क्ड विथ अनप्लीजेंट टेस्ट एंड स्मेल इज कॉल्ड रैंसिडिटी ऑफ फूड। तो रैंसिडिटी ऑफ फूड से कैसे बचा जा सकता है? रैंसिडिटी ऑफ फूड से बचा जा सकता है बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स, अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, सर व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट? तो एंटीऑक्सीडेंट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इज एडेड टू फूड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। यानी एंटीऑक्सीडेंट्स वो केमिकल सब्सटेंस है जिसको खाने में मिलाने के बाद क्या होता है, वो ऑक्सीडेशन होने से रोकता है। आप खाने कोई भी बॉटुलेटेड फूड को देखेंगे, ठीक है, कोई भी डब्बा बंद खाने के पीछे जो इंग्रेडिएंट्स लिखा होता है उसमें देखेंगे आप एंटीऑक्सीडेंट्स भी लिखा होता है ताकि वो बचा जा सके, है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट्स में कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं? दो मोस्ट कॉमनली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, BHA और BHT, ठीक है। क्या है वो? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और दूसरा क्या है? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्विन, है ना। तो BHA और BHT, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्विन, ये दो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कॉमनली फूड में ऐड किए जाते हैं रैंसिडिटी से बचने के लिए। दूसरा क्या उपाय है? बाई पैकिंग फूड इन नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन गैस में पैक करने से फूड को रैंसिडिटी से बचाया जा सकता है। सर नाइट्रोजन गैस में क्यों पैक करेंगे, है ना। आपने चिप्स का पैकेट देखा होगा, लेस का पैकेट बेसिकली हम लोग देखते हैं ना, लेस के पैकेट में जितना का लेस नहीं होता उतना का गैस भरा हुआ होता है। तो वो एक्चुअली जो है आपसे लेस कंपनी वाले उस गैस का ही पैसा ले रहे हैं। तो गैस जो है ये नाइट्रोजन गैस होता है। कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन गैस होता है। तो नाइट्रोजन गैस को क्यों भरा जाता है उसके अंदर? क्योंकि नाइट्रोजन गैस पैक कर देने से
पैक कर देने की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर ऑक्सीजन इंटर नहीं कर पाता है, जिसके वजह से ऑक्सीडेशन नहीं होता है। और नाइट्रोजन खुद ही एक अनरिएक्टिव गैस है, वो खुद चिप्स के साथ रिएक्ट नहीं करने देता है और ऑक्सीजन को भी इंटर करने नहीं देता है। और वही आप ध्यान देंगे, जब पैकेट लीक हो जाता है तो इसका मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन इंटर करता है, जिसके वजह से आपको वो चिप्स जो है अपने ओरिजिनल कंडीशन में नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो फूड को नाइट्रोजन में पैक कर देने से भी रैंसिडिटी से बचा जा सकता है। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं? बाय कीपिंग द फूड इन फ्रिज। फ्रिज में अगर रख दें हम लोग खाने को तो रैंसिडिटी से बचा जा सकता है। फ्रिज में क्या होता है ऐसा? फ्रिज के अंदर लोअर टेम्परेचर होता है और लोअर टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन कम हो जाता है। तो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन कम होने की वजह से खाना जल्दी खराब नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है? बाय कीपिंग द फूड अवे फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट से दूर रखने के लिए। तो सनलाइट से दूर रखने से क्या होगा? क्योंकि सनलाइट में रहेगा तो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और हाईयर टेम्परेचर पे रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा। तो अगर हम लोग धूप से अलग रखते हैं तो टेम्परेचर कम होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। इसलिए अब खाने पे देखना, अधिकतर कोई भी पैकेट के ऊपर या बोतल के ऊपर लिखा रहता है कीप इन कोल्ड डार्क प्लेस अवे फ्रॉम सनलाइट, लिखा होता है ना, इसलिए लिखा होता है रैंसिडिटी से बचाने के लिए। और हम क्या कर सकते हैं? बाय कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, यानी खाने को ऐसे डब्बे में बंद करके रखना जो कि एकदम सील्ड हो, ताकि एयर इंटर ना करे। तो क्योंकि उसके पास कम एयर होगा कांटेक्ट में तो ऑक्सीडेशन भी कम होगा। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट होता है। आपको डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर का कंप्लीट नोट्स पीडीएफ फॉर्म में, इस चैप्टर का होम असाइनमेंट, इस चैप्टर में हमने जो भी पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देखा है उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो काइंडली आप वीडियोस को देखें, इफेक्टिव नोट्स बनाएं और होम असाइनमेंट को जरूर घर पर ट्राई करें। ठीक है? तो आपको अगर वीडियो पसंद आता हो, हमारा कंटेंट आपको समझ में आता हो तो लाइक तो यार कर ही देना चाहिए कम से कम। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, है ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।